वेलकम बैक। और इस वक्त हमारी तमाम ख़वातीन जो हमें देख रही हैं, आपके लिए ख़ुसूसी तौर पे ये सेगमेंट है, क्योंकि आपकी हेल्थ को लेकर एक बड़ा ही इस पे पूरा डाटा आया है। जिस तरह कैंसर की शरह बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, और ख़वातीन में कौन कौन से कैंसर्स हैं जिनकी शरह बढ़ रही है, और उसमें से एक ओवेरियन कैंसर है। ज़ाहिर है हमारे यहाँ शादी का निज़ाम और हमारा जो पूरा एक लाइफस्टाइल है वो इसी पे डिपेंड करता है कि हम शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, और उससे रिलेटेड फिर ज़ाहिर है जो तमाम चीज़ें चलती हैं ज़िंदगी की। तो आज हमने इसको एक टॉपिक बनाया है, ओवेरियन कैंसर पे हम बात करेंगे मज़ीद इसके बारे में कि ये क्या है, हम एक्चुअली किस बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो इस हवाले से आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप उनसे कॉल करके इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई गायनी रिलेटेड सवाल है तो वो भी आप कर सकते हैं हमें कॉल करके। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना ताहिर साहिबा, गायनोकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरखंदा सईद, कंसल्टेंट ऑब्स एंड गायनी। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। और डॉक्टर रुबीना, आपसे शुरू करते हैं। जब हम ये ओवेरियन कैंसर कहते हैं, वैसे तो ओवरी 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 लोगों को सुनने में आता ही है, बट इसका हम किस तरह से लोगों को एक्सप्लेन करते हैं और ये क्या है? देखो, ओवरी जो है ना वो एक छोटा सा गदूद है बॉडी में, यूट्रस या बच्चेदानी के साथ होता है। इसको आम इस्तिलाह में लोग अंडादानी कहते हैं ना, जो हाँ, एग्स बनाता है औरत के सही। और हार्मोन्स बनाता है जो आपको जवान रखते हैं या जो आपके पीरियड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ओवरी में कैंसर शुक्र है कि बहुत यंग एज में कॉमन नहीं है, लेटर एज में ज़्यादा कॉमन है, बट जब होता है तो वो इतना ख़तरनाक होता है कि वी डोंट वांट टू मिस इट। हम ये नहीं चाहते कि हम उसे मिस करें। तो जितना जल्दी हम उसे डायग्नोस कर लेते हैं उतना ही ट्रीटमेंट जो है इफेक्टिव होता है। लाइक लोग जो है ना कैंसर से एकदम डर जाते हैं कि बस कैंसर हो हाँ, गया दैट हाँ। मीन्स डेथ, ख़त्म चीज़ें। ऐसा नहीं होता। सारे कैंसर रूल ये है कि अगर आप उन्हें अर्ली डायग्नोस कर लें, अर्ली पकड़ लें, तो उनका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट पॉसिबल है। 100% पॉसिबल है। ठीक है, ओवरी का है, बच्चेदानी का कैंसर है। बच्चेदानी के कैंसर में क्योंकि ब्लीडिंग हो जाती है तो उसकी तरफ तवज्जो जल्दी आ जाती है ना कि ओके कुछ गड़बड़ हो रही है, तो लोग आके दिखा देते हैं, तो वो जल्दी पकड़ में आ जाता है, जल्दी इलाज हो जाता है, तो आमतौर पर उसमें बहुत अच्छा सर्वाइवल तो होता है। ये कैसे ओवेरियन कैंसर कैसे पकड़ में आता है? बहुत ख़तरनाक बात यही है कि इसके कोई ऐसे वार्निंग साइंस नहीं होते। इसके लिए हमारे पास कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। जैसे देखो, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर जो है ना वो बहुत कॉमन हुआ करता था कुछ अर्सा पहले तक। वो वन ऑफ द कॉमनेस्ट बिगेस्ट किलर होता था वुमेन का। उसके बाद क्या हुआ कि उसका एक स्क्रीनिंग टेस्ट आ गया जो पेप्समेयर या बच्चेदानी के मुंह का पानी का टेस्ट अक्सर खवातीन कहती हैं ना, जिसको वो ठीक है। कराने लगे। वो सबको, सारी खवातीन को कराना चाहिए, है ना। और एवरी 2 to 3 ईयर्स, वो डिपेंड करता है कि किसका कितना है, 3 साल पे मिनिमम एक दफ़ा ज़रूर कराना चाहिए। और अल्लाह ना करे अगर उसमें कोई प्रॉब्लम वहाँ शुरू हो रही है ना, तो आप उसको वक्त से बहुत पहले पकड़ सकते हैं ठीक और है। उसका बिल्कुल कंप्लीट ट्रीटमेंट हो सकता है। बच्चेदानी के अंदर का जो दीवार का कैंसर होता है वो बहुत दफ़ा नहीं इतने वो बच्चेदानी की दीवार मोटी होने लगती है, ब्लीडिंग थोड़ी इरेगुलर होने लगती है। कुछ लोगों को जैसे माहवारी बंद हो चुकी है ना, उसके बाद खून आना शुरू हो जाता है, तो वो एक बहुत बड़ी वार्निंग साइन होती है। तो जिसको भी माहवारी बंद होने के बाद में फिर माहवारी आने लगे, उन्हें ज़रूर डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए। तो उसमें सही। बच्चेदानी के अंदर से एक टेस्ट ले लेते हैं, बायोप्सी कहलाती है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, ख़वातीन बायोप्सी से बहुत डरती हैं। हाँ, बायोप्सी के नाम से डरती हैं। वो ये कहती हैं कि नहीं जी, अगर बस कैंसर को बायोप्सी का छेड़ा मतलब है कैंसर। नहीं, और फिर वो कहती है नहीं, अगर इसको छेड़ते हैं तो ये बढ़ जाता है। हाँ। ये गलत है, उसने बढ़ना ही है। अगर आप उसको ना इलाज करें, छोड़ दें, उसने बढ़ना ही बढ़ना है। तो आप उसको बायोप्सी कर लेंगे ना, तो एटलीस्ट पता लग जाएगा क्या है या नहीं है, और है तो उसको क्या करना है आगे। और जितने जल्दी ट्रीटमेंट होगा उतने जल्दी वो ठीक हो जाएगा। सही। ओवरी के कैंसर का अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी वार्निंग साइन नहीं है, कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है। अच्छा। बहुत लेट डायग्नोस होता है यूजुअली, और इसीलिए उसके बाद आमतौर पे जो आउटकम है तो वो बहुत उससे बुरा है। फिर भी जब भी डायग्नोस होता है पता कैसे चलता है, ये आप हमें थोड़ा जी, सा बताइएगा। एक उसका कॉलर हैं डॉक्टर फरखंदा, फिर साथ जी, ही जवाब दे ठीक दीजिएगा। है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैं सोबिया बात कर रही हूँ। मेरा डॉक्टर साहिबा से एक सवाल है जी। कि तकरीबन मेरी उम्र 40 साल के लगभग है और जी। मैं गैर शादीशुदा हूँ। मेरे नीचे जो लेफ्ट साइड पर है बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहती है, 4-5 महीने से ऐसा हो रहा है, और अंदर दर्द रहती है लेफ्ट साइड पे नीचे। मुझे डॉक्टर ने एंटीबायोटिक ऑगमेंटिन खिलाई है 10 दिन तक, और डेंजन डीएस खिलवाई है, और कैप्लम खिलाई, मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कंडीशन वैसे के वैसे ही है, दर्द बहुत ज्यादा रह रहा है, कोई स्वेलिंग सवाल तो लेकिन नहीं है थोड़ी सी इनसे? कम हुई है। जी। पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम हो रहा है इनको? आपको मंथली साइकिल में कोई प्रॉब्लम हो रहा है? मंथली साइकिल तो मुझे हैवी आता है तकरीबन 8-10 साल से, मगर मेरी अल्ट्रासाउंड बिल्कुल क्लियर है, उसमें अल्लाह का शुक्र है, कोई चीज नहीं आती, कोई इशू नहीं आता।
मगर ये नीचे लेफ्ट साइड पे सूजन और दर्द हो रही है, राइट साइड तो सही है। ठीक है। ये दर्द मुस्तकिल रहता है, रह रह के होता है, आपको किसी खास नहीं, काम के साथ देखिए, होता है? बीच में थोड़ा 3-4 महीने से ये मसला हुआ है, बीच में हट जाता है फिर होता है, मगर अब कुछ 15-20 दिन से मुसलसल रह रहा है दर्द। ठीक है, हम ऑन एयर इस पे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। डॉक्टर साहब थोड़ा सा वो आपके जब पकड़ में आता है तो कैसे आता है और इनके सवाल जो का जवाब भी डॉक्टर दे साहब ने दीजिएगा। बिल्कुल सही बात की है कि ये कैंसर ऐसा है कि इसकी ऐसी कोई ख़ास अलामात है नहीं। ये इसकी अलामात क्या हैं कि मरीज़ कहेगा कि मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, नीचे वाली जगह पे दर्द हो रहा है, मुझे थकावट महसूस हो रही है या पेशाब में जलन हो रही है, बार बार हो रही है। इसकी ऐसी अलामात हैं। और हम इसको कैसे डायग्नोस करते हैं? अगर पेशेंट बार बार इसी सिचुएशन, इसी कंडीशंस के साथ आ रहा है तो गायनेकोलॉजिस्ट के दिमाग में एक सस्पिशन होता है कि मे बी। लेकिन इसका सबसे बड़ा अलमिया ये है, जैसे डॉक्टर साहबा ने बात किया कि 75% जो है वो स्टेज 3 में डायग्नोज होते हैं ये ओह माय पेशेंट, गॉड। और स्टेज 3 का सर्वाइवल आपका 30% है। ओहो। जितनी स्टेज अर्ली डायग्नोज होगी उतना अच्छा आउटकम होता है इसका प्रॉब्लम ये है कि 75% जो है स्टेज 3 में डायग्नोज होता है, जिसमें आप डायरेक्ट सर्जरी करना बहुत मुश्किल काम है। मतलब उसके लिए सबसे पहले आपको कीमो देनी पड़ती है। कीमो के बाद आप डिसाइड करते हैं कि हाँ जी अब हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं, इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और दूसरा ये बार बार इसकी रिकरेंस भी बहुत पहले ज़्यादा पता है चल जाए तो ओवरीज निकल भी जी। सकती और हैं। बल्कि अगर आपकी कोई हिस्ट्री है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये बात भी है कि फैमिली हिस्ट्री, जेनेटिक्स इसमें 20% जो है वो काउंट करते हैं। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, किसी की मदर, किसी की बहन, किसी की खाला, ये आप फैमिली हिस्ट्री में पूछते हैं, किसी को कैंसर्स रहे हों तो आप ये हिस्ट्री में पूछते हैं तो वो भी कहते हैं कि हाँ जी हमारी मदर को कैंसर था। फिर उसके कुछ जीन्स के टेस्ट होते हैं, हम वो करवाते हैं। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो पेशेंट को सिम्टम से पहले भी हम ओवरीज रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, वो उसको 100% क्योर कर देते हैं, लेकिन फॉलोअप आप डॉक्टर एग्री करेंगे कि फॉलोअप उसमें हमारा चलता है। ठीक है। अच्छा, ओवरीज रिमूव करने के बारे में भी मेरे जहन में सवाल आते हैं, लेकिन उससे पहले कॉलर ने जो सवाल पूछा उनका जवाब कुछ देना चाहेंगी आप? उसका ये है कि आपके जिस तरह उन्होंने बताया कि पिछले 5 मंथ से उनको हो रहा है, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आपके देखना है कि साथ में पेशेंट को फीवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई एब्सेस है, कोई सिस्ट के साथ है, कोई उसको कोई। और दूसरी बात ये है कि पेन उनका ठीक किस चीज़ से होता है, रेस्ट करने से ठीक होता है या वो कोई मेडिकेशन लेती हैं उससे ठीक होता है, या फिर उनको पेन किलर इस कदर सवेयर पेन है कि उनको इंजेक्टेबल्स लेने पड़ते हैं, इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं। तो फिर तो ये थोड़ा सा आपको इसके बारे में बात करना, इसके आगे इसके टेस्ट कराने की ज़रूरत है कि इसका क्यों आपको नॉर्मली हमारे पेन होता है, हम मेडिसिन लेते हैं ठीक हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, थोड़ी अरसे में ठीक हो। लेकिन अगर नहीं हो रहा, उनको बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है तो हम उसको आगे अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत है, फिर आगे उनको एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब आप भी कोई उनको मशवरा देना चाहेंगी? देखो बेस्ट यही है कि जब तक इनको कोई एग्जामिन नहीं करेगा ना, क्योंकि पेन इनको एग्जामिन करके देखना होगा किस जगह पर है, क्या कैरेक्टर है, किस चीज़ से रिलेटेड है, उसके बाद ही इनको कोई सही समझा सकता है कि किस तो मतलब। और डॉक्टर ने इनको एंटीबायोटिक और वो सब दिया है तो जाहिर है उन्होंने कुछ देख के दिया होगा, तो आपको दोबारा डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है ताकि वो आपको बता सके। अच्छा, ओवरीज के हवाले से वैसे भी कैंसर से पहले भी हम देखते हैं कि कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि ओवरीज जो हमारे आम फहम अल्फाज में कहा जाता है कि जी निकाल दी गई हैं या ऑपरेशन हो गया है, तो वो उससे भी तो फिर बाद में ख़वातीन की सेहत मुतासर होती है। देखो ओवरीज जो है ना बड़ा वाइटल ऑर्गन है, खाली एग्स नहीं बनाती। हम कहते हैं ना, हम सिर्फ फर्टिलिटी से रिलेट कर देते हैं कि जी बच्चे चाहिए तो फिर अंडे वो ओवरीज बनाएंगी, तो खाली वो नहीं होता। ओवरीज जो है आपकी बॉडी में हार्मोन्स बनाती हैं जो आपको जवान रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, ओवरी में सिस्ट सारी जिंदगी बनते रहते हैं, छोटे छोटे से सिस्ट 5 सेंटीमीटर से कम के सारी जिंदगी बनते खत्म होते रहते हैं। अच्छा, वाकई? हाँ। तो अच्छा, क्योंकि डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहते हैं कि अरे इसमें तो वो छोटी पॉलिप छोटा सा है और ये वो बाद में दिखाना पड़ेगा, तो ये बनते रहते हैं और खुद ही खत्म होते रहते हैं। तो उस पे बहुत अलार्म मेरे पास आते हैं ना, पेशेंट 2 सेंटीमीटर का सिस्ट है, डॉक्टर मुझे तो सर्जरी बताई है। अब वो ज़ाहिर कमर्शलाइजेशन भी है, लेकिन बहुत दफ़ा ये होता है कि पेशेंट खुद भी इतने एंशियस होते हैं कि कहते हैं कि नहीं जी इसमें कहीं कैंसर बन जाएगा तो बस इसको निकाल दीजिए। उसको बेसिकली हम कहते हैं फंक्शनल सिस्ट है कि ओवरीज अपना काम कर रही हैं, थोड़ा सा ज्यादा काम कर लें तो सिस्ट बन जाती है, आगे करें तो ठीक हो जाता है। अब खुद आप छोड़ दीजिए, बनती है, खुद ही खत्म हो जाती है ना, उनको अक्सर फॉलो भी करने की जरूरत नहीं होती। ओवरी में अगर हम एक दफ़ा कोई सर्जरी कर दें तो वो ओवरी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आगे चल के अपना काम वक्त से पहले करना छोड़ देगी, जिसको हम प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं ना। तो ओवरी के ऊपर कोई भी प्रोसीजर करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि ये इस प्रोसीजर की कितनी ज़रूरत है। निकल चुकी हैं ओवरीज उनको देखो जो दोनों निकल चुकी हैं तो फिर तो वो अलग है। एक निकल चुकी है तो एक ओवरी भी काम कर सकती है ना। अब ज़रा कोई ट्यूमर हुआ होगा, कुछ होगा जिसके लिए ओवरी निकाली जाए। बहुत सारे सिस्ट भी ऐसे होते हैं जिसमें कि ओवरी पूरी निकालनी ज़रूरी नहीं होती, आप खाली सिस्ट निकाल दो, ओवरी को बचा लो। सिर्फ जो कैंसर्स वगैरह होते हैं ना उनमें होता है कि आपको ओवरी निकालनी है। मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आई थी,
यंग पेशेंट थी, उसकी उसी वक्त शादी हुई थी, शादी के कुछ महीनों के अंदर आ गई थी। उसको इतना बड़ा ओवेरियन सिस्ट था, लाइक पूरी एब्डोमेन उसकी इस तरह थी कि जैसे लग रहा था 9 मंथ का बच्चा है। ठीक है, अब उसको कन्विंस करना कि अब ज़ाहिर है इतने बड़े में कहीं कैंसर नहीं हो, क्या हो, अब जी घर वाले तो तलाक हो जाएगी, कीमो देंगे तो फिर बाल गिरेंगे, तो फिर वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो नहीं चलेगा। तो एनीवे उसकी सर्जरी, बड़े उसको समझा के सर्जरी की थी। और सर्जरी के दौरान क्या करते हैं ना कि हम उस सिस्ट को उसी वक्त, जिस वक्त पेशेंट को खोला हुआ है, उसी वक्त उस सिस्ट को हमने टेस्टिंग के लिए भेज दिया कि अगर उसमें आता है कि कैंसर है तो फिर हमें सब कुछ निकाल देना है। ठीक है, और अगर आता है कि नहीं है तो फिर हम उसको मैंने अच्छा उसके में क्या हुआ कि उसके में बॉर्डर लाइन कैंसर था। बॉर्डर लाइन कैंसर जो समझे एक बीच वाली स्टेज है कि आप नॉर्मल भी नहीं है और भी कैंसर हुआ भी नहीं, लेकिन ये अल्टीमेटली कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसकी वो ओवरी तो हमने निकाल दी थी। अब दूसरी ओवरी के साथ हमने उसको कहा कि तुम अब अपनी फैमिली जल्दी से पूरी कर लो। तो एक के बाद एक उसने अपनी जैसे प्रेगनेंसी हो गए, फिर उसके बच्चे हो गए, वो अच्छा उसके बाद फिर मैंने कहा अब निकलवा दो, क्योंकि तुम्हें बॉर्डर लाइन हुआ था ना, तो दूसरी साइड पे भी तुम्हारा ये काफी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? नाजिया। जी नाजिया। शैला बात कर रही हूँ मैं। अच्छा जी शैला, आप बताइए क्या सवाल है आपका? जी मुझे ये पूछना है, मेरी शादी को 7 साल हो गए जी, और मेरे 5 मिसकैरेज भी हो गए। और मुझे जैसे राइट जगह पे मेरी सिस्ट भी है छोटी सी, लेकिन जो है ना मुझे को तबीयत बहुत अजीब रहती है, इलाज भी बहुत करवाया है, लेकिन और ना मेरा बीपी भी शूट करता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं इलाज किस चीज़ का करवाऊँ। और मेरे इतने जैसे मिसकैरेज हो गए, इससे मेरे जिस्म में इतना दर्द रहता है, थकावट रहती है, उठा नहीं जाता मुझे बिस्तर पे। तो मुझे जैसे क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे डॉक्टर से ऑन एयर बात करेंगे इस बारे में। और हमारे साथ इस वक्त कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी मिसेस वकार। मेरा सवाल है कि मेरा ऑपरेशन हुआ है 2 साल पहले, तो उसके बाद मेरा पेट बहुत फूल रहा है, उसके लिए मैं क्या करूं? कौन सा ऑपरेशन हुआ है आपका 2 साल पहले? मेरा सिजेरियन हुआ है। अच्छा। एज कितनी है आपकी? जी, उम्र कितनी है आपकी? मेरी 27 है। और बच्चे कितने हैं? एक ही बेटी है अभी तक। तो आप एक्सरसाइज वगैरह करती हैं? एक्टिव लाइफस्टाइल है या शायद उसके बाद से बस रेस्ट करते हैं ज़्यादा? अब बस घर के काम हो रहे, एक्सरसाइज इतनी नहीं करती है। बेटा डाइट और एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो वज़न चढ़ता है ना, वज़न बढ़ाना दुनिया का सबसे आसान काम है, कम करना सबसे मुश्किल काम है। बहुत मज़ेदार और आसान काम। जी आपका ऑन एयर, हम मिसेस वकार इस पे बात कर लेते हैं। थैंक यू, आप बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर वो हमारी कॉलर जो थी बेसिकली इसमें आपने सबसे पहला काम ये करना होगा कि आप जो भी कुछ खा रही हैं उसका 1/3 कम कर दीजिए। टोटल डाइटिंग पे, क्रैश डाइटिंग पे नहीं जाइए। ये नहीं सोचिए कि जी आप बिल्कुल टोटल खाना छोड़ देंगी तो वजन कम होगा। आप जो भी कुछ खा रही हैं उसमें से 1/3 अपना प्लेट में से वापस डाल दिया कीजिए, वो कम कर दीजिए। दूसरा काम ये करें कि मॉडरेट वॉक, एक्सरसाइज वो शुरू कर दीजिए, लेकिन जो की होगी ना वो आपकी डाइट होगी। डाइट आपको कम करनी होगी। ठीक है, डाइट आपको कम करनी है, उससे ही होगा। और मेरे ख्याल में अभी ये फर्स्ट टाइम मदर है ना, तो वो कंफ्यूज हैं और उनको ये लगता है। और क्या ये भी मिथ है या सच सही बात है कि अगर आपका सिजेरियन होगा तो आपका बहुत बहुत सारे मिथ जो है ना हमारे खुद के बनाए हुए हैं, उनमें से एक ये भी है कि आपका सिजेरियन हो, क्योंकि हम सिजेरियन के बाद कहते हैं हम कोई काम नहीं कर सकते, हम उठ नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते, बस हमारा सिजेरियन हो। ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपनी बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल को, जैसे आप 40 डेज़ के बाद अपनी एक्सरसाइज करें, आप अपने सारे काम करें, सब कुछ करें। जैसी प्रेगनेंसी है ना, हो गया तो मोटे हो गए, ये आप समझे कि एक एक्सक्यूज है इसका कि जी अब हमारा तो हो गया तो अब हम आराम से कोई एक्सरसाइज नहीं, जी हमें पेन होगा, हमें ये होगा, वो हील हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। ऐसे नहीं हम ज़्यादा करेंगे एक्सरसाइज तो हमारी स्टिचेस ना खुल जाएं। तो लेकिन आप ये नहीं कि एकदम से बहुत ज़्यादा करना शुरू करें, लेकिन अपनी रूटीन में आहिस्ता 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 और उसको बढ़ाते जाएं, तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आई थिंक बेसिकली ये होता है कि मसल्स लूज हो जाते हैं। ठीक है, तो जब मसल्स लूज हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो वापस अपनी टोन में आते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उनके टोन आने से पहले ही मोस्टली हमारी प्रेगनेंसीज हो जाती है सेकंड। ठीक है, तो जब सेकंड प्रेगनेंसी हो जाती है तो मसल अभी पहले वाला ही अपनी टोन पे नहीं आया होता, तो उसके ऊपर एक और प्रेशर आ जाता है कि आपके दोबारा से आप उसी बेसिकली स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज, डाइट, हेल्थी स्पेसिंग होनी चाहिए।
स्पेस आपके पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर पेशेंट के कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, उसके पास हेल्थ, देखिए हमारे ऑब्स्टेटिशियन का बेसिकली क्या है, हेल्दी मदर एंड हेल्दी चाइल्ड, ठीक है। अगर पेशेंट कार्डियक है तो हम शायद उसको कहें कि आपको तो एक की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज मदर की लाइफ डेथ के ऊपर है। नहीं, 3 इयर्स इज वेरी गुड। 3 इयर्स में आपका ये होता है कि अच्छा टाइम। शैला का जवाब रह गया, शैला गुस्सा करेंगी। शैला, अभी हम आपका जवाब देते हैं एक और कॉलर के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सद्दातीफ खान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मैडम नुसरत साहिबा, आप माशाल्लाह आपका प्रोग्राम देखते रहता हूँ, शुक्रिया, आपको लंबी जिंदगी से। मैडम मेरा सवाल ये है कि ये जो ज़हनी नफ्सियाती लोग होते हैं, खासतौर पर ख़वातीन में भी बीमारी पाई जाती है और मर्दों में भी पाई जाती है कि वो मतलब कि पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव में लेते हैं और फिर वो नफ्सियाती शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और इस हवाले से ज़रा गाइड और रनवाई फरमाइएगा। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। टॉपिक ये नहीं है, गेस्ट भी वो वाले नहीं है, फिर भी कुछ कहना चाहेंगे मेहमान तो उनकी मर्जी है, लेकिन पहले हम शहला का जवाब दे दें क्योंकि उनकी शादी को 7 साल हो गए और 5 मिसकैरेजेस हुए। सिस्ट भी उन्होंने बताई, मुझे ऐसे लगा कहा था राइट साइड पे सिस्ट है, तो वो आप देख लीजिए। उसमें देखिए उनकी भी बड़ी डिटेल हिस्ट्री की ज़रूरत है कि उनकी जो प्रेगनेंसीज मिसकैरेज हुई हैं आइदर कौन से मंथ्स में हुई हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुई हैं, सेकेंड ट्राइमेस्टर पहले 3 महीने में, अगले 3 महीने में हुई हैं, हार्ट बीट आई थी कि नहीं आई थी, हार्ट बीट आने के बाद उनको ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, किस प्रॉब्लम, कंसीव वो स्पॉन्टेनियस कर लेती हैं या ट्रीटमेंट से कंसीव करती हैं, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उनका जो बीपी का प्रॉब्लम है, उन्होंने ब्लड प्रेशर का बताया, वो प्रेगनेंसी के बगैर भी होता है तो और प्रेगनेंसी के साथ भी होता है, उसके ऊपर भी वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि अगर पहले होता है तो उसको कंट्रोल करें। और दूसरी बात, अगर बाद में होता है, कुछ टेस्ट भी हमारे होते हैं जो हम करवाते हैं, उनको वर्कअप करवाते हैं कि वो ऐसी एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं जो रिपीटेड मिसकैरेजेस करवा रही हैं। और जो सिस्ट की उनकी बात है कि सिस्ट का भी अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, चेकअप प्रॉपर होना चाहिए कि सिंपल सिस्ट है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, एंडोमेट्रोटिक सिस्ट है, उनके साथ में कोई और प्रॉब्लम साथ में आ रहे हैं, पीरियड्स में पेन आ रहे हैं, तो इस तरह उनको एक डिटेल अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से उनको एक विजिट अच्छा करवाना चाहिए। अच्छा, प्रेगनेंसी होने से पहले ना, अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी करने से पहले अपना वर्कअप करा लें, और ताकि अगर कोई ट्रीटमेंट है, यूजुअली इसका ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी होने से पहले शुरू होता है, लाइक शुगर है तो वो कंट्रोल करेंगे, कोई हार्मोन का प्रॉब्लम है वो पहले कंट्रोल करें, उसके बाद नई प्रेगनेंसी। और डॉक्टर साहिबा फिर जब नेक्स्ट टाइम ये कंसीव करें तो शुरू से ही डॉक्टर के पास जाएं। हमारे यहाँ यही है ना, शायद इनका केस में न जाने क्या हुआ होगा, लेकिन हमारे यहाँ यही है 3 महीने तक तो किसी को नहीं बताना, डॉक्टर के पास भी नहीं जाना। तो 4-5 महीने गुजरने के बाद जाहिर है वो फिर अगर इस तरह का है मामला, मिसकैरेज हो जाता है, तो शुरू से ही डे 1 व्हेन यू रियलाइज इट या व्हेन यू गेट टू नो अबाउट इट, तो मेरे ख्याल में उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर बार-बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं। बिल्कुल सही है। और दूसरी एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपके इसके साथ से बताना चाहूँगी, मेरा ना फेसबुक पेज है डॉक्टर रुबीना ताहिर के नाम से, ये उसके ऊपर ये मैसेज कर सकते हैं, प्राइवेट अपना मैसेज करके उसमें अपनी रिपोर्ट्स भेज दें। मतलब उसमें ज़ाहिर है हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट नहीं दे सकते उसमें, बट ये होता है कि हम उनकी रिपोर्ट्स देख करके एक इनको हिंट दे सकते हैं कि प्रॉब्ली ये प्रॉब्लम है, आप इसके लिए इस डॉक्टर को दिखाएं, जो दूर बैठे हो सकती है, गाइडेंस जिस शहर में आप रह रहे हैं उस शहर में मे बी कोई उस फील्ड में जो स्पेशलिस्ट है, हम उसका नाम आपको बता सकते हैं कि आप उसको जाके दिखा दें, इस तरह की हेल्प। अच्छा, लेकिन ये वाली जो हेल्थ है ना खवातीन की, ये बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ली जाती है, इसके लिए कुछ ऐसा नहीं सोचा जाता, कुछ आपको हो रहा है घर में, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और वही सारी कुछ बातें आपने बहुत इंपॉर्टेंट की। डॉक्टर फरखंदा, मैं चाहती हूँ वो आप बताइए, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि ओवरीज का ताल्लुक सिर्फ बच्चों से है और हमारी ये जो फर्टाइल हेल्थ है उससे इसका ताल्लुक है, और बस वो जब हो गया काम खत्म, बस उसके बाद वो आप निकाल सकते हैं। हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है यूट्रस एंड ओवरीज, जो फीमेल के लिए, मतलब उसके आप हम तो उसको हुस्न कहते हैं ख़वातीन का, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ख़वातीन को प्रॉब्लम ये है कि उनको ये है कि हमारी शादी होगी, प्रेगनेंसी होगी, जितनी उनकी है, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, सिजेरियंस में हो गए, नॉर्मल डिलीवरी, अब ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम हुआ है, कोई मसला हुआ है तो बस जी इसको निकाल दें। हालांकि हम उनको बहुत काउंसलिंग करते हैं कि छोटा सा है, मेडिसिन से ठीक हो सकता है, इसके अलावा साइज छोटा सा ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े उससे भी ठीक हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ उनके दिमाग का या उनके ज़हनी जो है ना वो कि जान छुड़ाएं, अब तो हमारा इसके साथ हो गया, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए आपको कि ये बस यूट्रस और ओवरीज को निकाल दें, इनका काम ख़त्म हो गया, ऐसे बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। जो मर्ज़ है उसको ठीक करना चाहिए। अब आपका दिल काम नहीं कर रहा, उसको कोई मसला हो गया तो हम दिल निकाल के बाहर तो नहीं रख देते, हम उसकी दवाई इस्तेमाल करते हैं। मकसद ये है कि हमारी हेल्थ, ब्यूटी और यूथ, इसका ताल्लुक इससे है। जी बिल्कुल। अब जैसे मैंने कहा कि दिल का मसला होता है तो दिल को निकाल के बाहर तो नहीं रख देते, ये नया उसकी दवाई इस्तेमाल करते हैं, उसको चलाते हैं। इसी तरह यूट्रस और ओवरीज का भी अगर कोई थोड़ा बहुत मसला है तो उसकी दवाई लें, कोई छोटा आपको ऑपरेशन बताया वो कराएं। हाँ, अल्टीमेटली अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई तो डॉक्टर खुद आपको बताएगा, आप कहेंगे
करेंगे नहीं करेंगे वो आपको बताएगा कि नहीं आपके लिए ज़रूरी है, आप कराएं, चाहे आप यंग एज में, लेकिन जब आपके लिए ज़रूरी होगा तो आपका डॉक्टर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा कि आपके लिए ज़रूरी है, अब आप रिमूव कर दें इसको। लेकिन ये है कि इसको भी आप इम्पोर्टेंट हिस्सा समझें। अच्छा, ये जो बार बार मिसकैरेजेस जिस तरह में ये किस वजह से होते हैं, या इसके लिए एक चीज़ तो आपने बताई दी कि आप डिटेल मुआयना करवाएं, कोई और इंफॉर्मेशन या कोई और आप एडवाइस करना चाहती हैं? तो ना डायबिटीज़ में हो सकते हैं बार बार, तो अगर वो है या थायराइड का मसला है, हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है, उनको कंट्रोल करें। दूसरी एक चीज़ कहलाती है एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, जिसमें कि बॉडी के अंदर ना कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो काइंड ऑफ समझे बच्चे को अटैक करती हैं और वो प्रेगनेंसी नहीं चलने देती। उसमें आगे चल के प्रेगनेंसी के दौरान जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बार बार हो रहा है, वक्त से पहले दर्द शुरू हो जाते हैं, ब्लीडिंग हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान बार बार, तो ये सारी चीज़ें उस तरफ इशारा कर रही होती हैं कि वो भी हो सकता है। उसके टेस्ट होते हैं, वो करा लें, और अगर वो है तो फिर दवाएं होती हैं स्पेसिफिक जिन पे उनको प्रेगनेंसी के दौरान रखना होता है। मतलब हर केस में शायद 100% में नहीं होता, लेकिन काफ़ी सारे केसेस में यूजुअली मसला हल हो जाता है। ठीक है, और हम ओवेरियन कैंसर के हवाले से बात करें और आपके जो गायनी इश्यूज़ हैं उसके हवाले से बात करें। आप अभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, ये हमारा लास्ट सेगमेंट है, और कोई भी आपका जवाब है, कोई भी आपके जहन में सोच है तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। डॉक्टर रुबीना, और ओवेरियन कैंसर के हवाले से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए? देखो, 2-3 कुछ मेडिसिन हैं जिनकी वजह से कहते हैं कि ओवेरियन कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। उनमें से एक दवा जो है, ये जो जब बच्चे नहीं होते तो एग बनाने के लिए जो दवाई दी जाती है ना, जो घर पे लोग बैठ के क्लोमिफेन सिट्रेट खा रहे होते हैं, वो बहुत एहतियात से लेने वाली दवाई है डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक। हमारे यहाँ क्या होता है ना, लोग खुद ही पड़ोसन ने ली, उससे पूछ के खाना शुरू कर दिया। क्लोमिफेन सिट्रेट, अच्छा, जो आमतौर पे घर में 5 दिन के लिए ना, माहवारी के दूसरे दिन से लोग गोलियां खा रहे होते हैं। वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल च्युइंगम की, पीनट्स की तरह नहीं खानी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ना, जो मनसूबाबंदी की गोलियाँ कहलाती हैं, वो ओवेरियन कैंसर से बचने में मदद करती हैं। अच्छा। उसकी वजह से आपका साइकिल जो है वो रेगुलराइज होता है, और ओवरी को जो ट्रॉमा हो रहा होता है ना हर महीने एग रिलीज करने का, वो ट्रॉमा कम हो जाता है। तो उसकी वजह से भी कहते हैं कि वो ओवेरियन कैंसर से प्रोटेक्ट कर सकती है उसके। तो जिन लोगों के साइकिल प्रॉपर हैं उनके चांसेस कम है ओवेरियन कैंसर के? नहीं, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, दोनों, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन ये कि जैसे हर महीने जो आपका एग भी रिलीज़ हो रहा है ना, वो भी ओवरी की सरफेस को हर दफ़ा वो फाड़ के निकल रहा होता है ना, तो ओवरी की सरफेस को ट्रॉमा है। तो अगर जब बच्चा नहीं चाहिए उस दौरान में अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं तो वो ओवरी के कैंसर से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एहसान अर्ज़ करता कराची से। आपका प्रोग्राम बहुत अहम है ख़वातीन के हवाले से जो देखती हैं, और जहाँ दीगर अमराज में एक इजाफा हुआ है, हम देखते हैं ख़वातीन के अमराज के हवाले से भी बहुत सी इसमें सवाल क्या है एहसन साहब आपका? मेरा सवाल ये है कि जो ख़वातीन गायनोकोलॉजिस्ट हैं इतनी सारी, उनकी अपनी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो गायनोकोलॉजिस्ट के अवेयरनेस के हवाले से ख़वातीन में काम कर रही हो? और इस हवाले से ज़रूर इस अमर की है कि यहाँ डॉक्टर अतिया और डॉक्टर शीशा ने एक अस्पताल बनाया, ख़वातीन के ऐसे अस्पताल बनाए जाएँ जहाँ बिला झिझक ख़वातीन लड़कियाँ जा सकें, और जहाँ सारा स्टाफ, पैरामेडिकल कंसल्टेंट, स्पेशलिस्ट, सर्जन सब ख़वातीन हो। तो इस हवाले से गायनोकोलॉजिस्ट की तंजीमें क्या काम कर रही? ठीक है जी, ये इस पे बात कर लेते हैं। आप बताइए। वैसे जो मेरे ख्याल में गायनी के तो बेसिकली होता ही ऐसे है कि उनके पेशेंट, हम कहते हैं पेशेंट भी फीमेल है, डॉक्टर भी फीमेल है, एंड द पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो भी फीमेल है। इट्स ऑल फीमेल ओरिएंटेड इन्वायरमेंट। इसलिए किसी को भी कोई प्रॉब्लम है फीमेल को, दे कैन कम। उसमें कोई ऐसा नहीं, कोई मेल की इंटरफेरेंस नहीं है अगर किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि, लेकिन इससे है ही नहीं। दिस इज़ ऑल फीमेल ओरिएंटेड और फीमेल डोमिनेंट फील्ड है बेसिकली ये। अब थोड़ा थोड़ा मेल्स का भी आ रहा है, लेकिन बेसिकली ये दिस इज अ फीमेल डोमिनेट, और जिसमें पेशेंट, डॉक्टर और स्टाफ सब फीमेल्स होते हैं। बस ये है कि बेगम के साथ जाने वाला हस्बैंड हो सकता है एक, बाकी तो ज्यादातर यही देखा गया है कि जो फीमेल्स मौजूद होती हैं, और आई थिंक कोई ऐसा इशू भी नहीं होता। बस ये इशू हो सकता है, ये इशू ना आप लोगों ने खुद रिजॉल्व करना है कि जो खातून अपने मसले के साथ जा रही है, या तो वो अकेली जाए या उसका हस्बैंड जाए। खानदान के बाकी लोग जो चले जाते हैं और फिर कहते हैं इसको नहीं पता, हम आपको बताएंगे इसको क्या प्रॉब्लम है, वो ना करें। उसको ये चाहिए सिर्फ, बाकी सब चीजें अवेलेबल हैं। कभी ना ख़वातीन ये भी कह रही होती हैं कि मुझे ये मसला, ये
मेरे साथ जो आई हुई उनको ना पता चले। हाँ। तो वो और आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है ना। हाँ। कि जिसको नहीं बताना चाहते, कभी कभी ना उनके साथ जो आए हुए होते हैं वो इंसिस्ट करते हैं कि वो एग्जामिनेशन रूम में भी हाँ, साथ खड़े होंगे ना। सीरियसली दैट इज एन इशू। और पेशेंट उसमें बहुत रिलक्टेंट होते हैं ऑब्वियसली। आप उनका एक पर्सनल है, डॉक्टर और पेशेंट का अपना पर्सनल रिलेशनशिप है, वो उनको बताना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, बट वो साथ बैठे होते हैं, फिर अच्छा, उनको ये भी awkward एक चीज feel होते हैं बता दीजिए आप लोग के हस्बैंड को जब प्रेगनेंसी के या वैसे ओपीडीज होती हैं तो उसमें साथ आना चाहिए। यूजुअली घर वाले डिसअपॉइंट करते हैं या डिस्करेज करते हैं, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, तुम्हारा क्या काम। नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी किसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? हाँ। जो पेरेंट्स माँ बाप के ठीक लिए, है, नहीं जी। उनके लिए। और अगर कोई प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बजाय इसके कि आप पेशेंट को बताएं, फिर पेशेंट जाके घर बताएं, वो आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या से क्या बन जाती है। उससे बेटर ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आए और आप उन दोनों से डायरेक्ट बैठ के बात करें उनके साथ। जी, आप भी कंक्लूड कर दीजिए टॉपिक को और कुछ कहना चाहते हैं। देखो यहाँ पर ये वाला जो आप बोल रहे हो ना, हमारे यहाँ जैसे प्रेगनेंसी जो है वो मियाँ बीवी का पर्सनल एक वो होता है ना, हमारे यहाँ उनके अलावा हर किसी का इशू, हर किसी का है। ठीक है। कभी भी आप कोई डिसीजन लेना चाहो, कोई चीज बताओ, तो कभी कभी कहते हैं जी इनके जेठ डिसाइड करेंगे, इनके ससुर डिसाइड करेंगे, मस्जिद के जो मौलवी साहब है उनसे पूछेंगे, वो डिसाइड करेंगे। लाइक जो बेसिक चीजें, लेट्स से कि बच्चे में मुझे कोई एबनॉर्मेलिटी नजर आई, मैंने उन्हें एडवाइस किया आप इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दीजिए ना, नहीं आगे कंटिन्यू कीजिए, तो जी उसके लिए पहले वो 10 लोगों से मशवरा होता है, पूरा खानदान बैठता है, और उसके बाद मैनी अ टाइम वो कह देते हैं नहीं जी ये तो नहीं करना चाहिए। और उसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना कि अभी वो बच्चा जो एबनॉर्मल है वो इतना सा है, मैं उसको निकाल दूं, मतलब उसको आप टर्मिनेट कर देंगे ना, तो वो पेशेंट के लिए कम होगा, वो उसको वो पूरे फुल टर्म कैरी करेगी, उसके बीच में उसको ब्लड प्रेशर का मसला हो जाए, उसमें उसको झटके लगने लगे, और फिर उस लेट्स से कि वो बच्चा नहीं हम निकाल पाए, फिर उस गैर ज़रूरी एक बच्चा जो बचेगा भी नहीं उसके लिए हमें सीजर करना पड़े। तो ऐसी वाली चीज़ें जो है ना अर्ली टर्मिनेट कर देना अच्छा होता है, लेकिन हमारे यहाँ हर चीज़ में फैसला जो है मियाँ बीवी ने नहीं करना था, दूसरों ने करना होता है। थैंक यू सो मच। ये एक पूरा अलग टॉपिक है जिसके बारे में कभी आप लोगों को दोबारा इनवाइट करेंगे और ज़रूर इस पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। बस ख़वातीन की ये वाली जो सेहत है, फर्टिलिटी से रिलेटेड, बच्चा पैदा करने से रिलेटेड, इसको भी सेहत समझें, इसको भी इम्पोर्टेंट समझें, और जितनी बातें की जाती हैं किसी भी फोरम पे उसको अब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।